नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आपने भस्मासुर की कहानी जरूर सुनी होगी, जो एक राक्षस था और उसे ये वरदान प्राप्त था कि वो जिसको भी छू देगा वो भस्म यानी कि राख में बदल जाएगा। एक दिन मोहिनी नाम की अप्सरा के सामने नृत्य करते हुए भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और वो खुद ही भस्म हो गया। हम आपको ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में लड़ रहे रूस के हजारों सैनिक भी ऐसे ही भस्मासुर बन गए हैं। ये वो सैनिक हैं जो चेर्नोबिल में रेडिएशन के संपर्क में आए थे और यूक्रेन की सरकार का दावा है कि हजारों सैनिक जब घर लौटेंगे तो ये रूस के हजारों लोगों को बीमार कर देंगे और ज्यादातर सैनिक रेडिएशन की वजह से 1 साल से ज्यादा जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। और हमारी अगली रिपोर्ट आपको बताएगी कि पुतिन के ये भस्मासुर अब रूस के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए हैं। He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. सतहत्तर साल पहले परमाणु बम के जनक और अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने ऑपरेशन ट्रिनिटी यानी दुनिया के पहले परमाणु परीक्षण के बाद भगवत गीता में लिखे इन शब्दों को दोहराया था। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि परमाणु बम की खोज के साथ ही इंसान मृत्यु का देवता बन गया है। इसके ठीक 20 दिनों के बाद यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम गिरा दिया और रॉबर्ट ओपनहाइमर की बात सच साबित हो गई। लेकिन शायद ये बात जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को भी नहीं पता थी कि एक दिन इंसान इस परमाणु ताकत के दम पर भस्मासुर भी बन जाएगा और अब ये भस्मासुर रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। एक दो नहीं बल्कि हजारों ऐसे भस्मासुर अब यूक्रेन से निकलकर वापस रूस लौट रहे हैं और इन्होंने अपने शरीर पर एक ऐसी खतरनाक भस्म लपेट ली है जिससे रूस में हजारों जिंदगियों का खतरे में पड़ जाना तय है। कैसे रूस में सैकड़ों परमाणु ज़ॉम्बीज कहर ढाने के लिए तैयार हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि इन भस्मासुरों के केंद्र में आखिर यूक्रेन का चेर्नोबिल कैसे आया। जिस दिन पहली बार रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसी दिन से उसके निशाने पर चेर्नोबिल का न्यूक्लियर प्लांट था। ये न्यूक्लियर प्लांट अब सक्रिय तो नहीं है, लेकिन 1986 में यहाँ हुए विस्फोट के बाद से इस जगह पर रेडिएशन को नियंत्रण में रखना एक बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन 24 फरवरी की शाम तक ये चुनौती तब एक विकराल संकट में बदल गई जब रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल पर कब्जे की लड़ाई शुरू कर दी। युद्ध के शुरुआती चंद घंटों में ही चेर्नोबिल पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका था। रूस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वो इस न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया गया कि चेर्नोबिल में रेडिएशन का स्तर बिल्कुल सामान्य है और खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन दुनिया को इन दावों पर यकीन नहीं था। ये आशंका लगातार जताई गई कि इस न्यूक्लियर प्लांट में कभी भी विस्फोट हो सकता है और ये विस्फोट यूक्रेन और रूस समेत यूरोप में भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन 31 मार्च 2022 को अचानक ये खबर आई कि रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल छोड़ दिया है। दुनिया की सांस में सांस आई। सबको लगा कि चलो एक बड़ा परमाणु हादसा होने से बच गया। लेकिन
अब जो तथ्य सामने आए हैं वो और भी डरावने हैं। पहले आप चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन यानी पावर प्लांट के आसपास के 30 किलोमीटर इलाके की ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें देखिए। ये वो इलाका है जहां आज भी रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ किसी भी सामान्य व्यक्ति को प्रवेश की इजाजत नहीं है। लेकिन जब रूस के सैनिक यहाँ घुसे तो उन्होंने वो सब किया जो अब रूस के लिए ही खतरा बन गया है। रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल के आसपास रेड फॉरेस्ट नामक इलाके में जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे। माना जाता है कि इस इलाके में रेडिएशन का स्तर आज भी बहुत ज्यादा है। 1986 में जब चेर्नोबिल में परमाणु त्रासदी हुई थी, तब इस इलाके में मौजूद देवदार के हजारों पेड़ रेडिएशन की वजह से लाल हो गए थे, इसलिए इसे आज भी रेड फॉरेस्ट यानी लाल जंगल कहा जाता है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इस इलाके में रूस के सैनिकों ने अपने टैंक भी दौड़ाए और इन टैंकों की वजह से यहाँ बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव धूल भी उड़ी। यूक्रेन की स्टेट एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने ये गड्ढे अपने हाथों से खोदे और उनके पास इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था। ये भी दावा है कि इस वजह से चेर्नोबिल में मौजूद कई रूसी सैनिक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका बेलारूस के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जब कोई व्यक्ति रेडिएशन के संपर्क में आता है और बीमार पड़ता है तो उसे एक्यूट रेडिएशन सिकनेस कहा जाता है। रेडिएशन की हाई डोज के संपर्क में आने वाले लोगों को अचानक बुखार आने लगता है, भूख कम हो जाती है, मितली आती है, उल्टी की शिकायत होती है, डायरिया हो जाता है और त्वचा भी जगह जगह से उखड़ने लगती है और अगर समय पर इलाज न मिले तो व्यक्ति की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। चेर्नोबिल से रूसी सैनिकों के वापस जाने के बाद जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद डरावने हैं। यूक्रेन और कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि चेर्नोबिल में बिना किसी सुरक्षा कवच के जाकर के रूस के लाखों सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। कहा यह जा रहा है कि हजारों की संख्या में सैनिक रेडिएशन का दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं और खासतौर से पश्चिमी मीडिया कि कुछ 100 सैनिकों की रेडिएशन से जान चली गई है, जिनको रातों रात बसों में भरकर चेर्नोबिल से बेलारूस ले जाया गया है। 1986 में जब चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ था तो इससे पैदा हुए रेडिएशन की चपेट में यूक्रेन और रूस के अलावा यूरोप के 60,000 लोग आए थे और इनमें से करीब 4 से 5,000 लोगों की मौत रेडिएशन की वजह से हो गई। अब चेर्नोबिल से वापस लौट रहे रूसी सैनिकों के बारे में भी ये दावा है कि वो अपने साथ रेडिएशन की काफी मात्रा अपने घरों की तरफ लेकर जाएंगे। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन गलुशेंको ने दावा किया है कि चेर्नोबिल से रूस की सेना के 10,000 से ज्यादा उपकरण होकर गुजरे हैं और इन सभी उपकरणों पर रेडिएशन का असर हो चुका है। ये उपकरण हजारों रूसी सैनिकों के हाथ भी लगे होंगे, इसलिए गलुशेंको का मानना है कि जिंदा या मुर्दा वापस घर लौटने वाला हर रूसी सैनिक अपने साथ रेडिएशन लेकर जाएगा और इससे रूस के हजारों परिवार बीमार पड़ जाएंगे। यूक्रेन का आरोप है कि चेर्नोबिल पावर प्लांट में रूसी सैनिकों ने न सिर्फ लापरवाही बरती बल्कि प्लांट में मौजूद स्टाफ के साथ लूटपाट भी की और स्पेयर पार्ट से लेकर क्रॉकरी तक चुरा ली और ये सभी चीजें अब रेडिएशन की चपेट में आ चुकी है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री का तो ये तक मानना है कि रूस के जो भी सैनिक रेडिएशन के सीधे संपर्क में आए हैं वो 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे और रेडिएशन सिकनेस की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। हालांकि रूस इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि उसके सैनिकों ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में किसी तरह की कोई लापरवाही बरती थी। IAEA ने भी अपने ताज़ा बयान में कहा है कि उसे चेर्नोबिल में रेडिएशन लेवल को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। हालांकि रूस की सेना के जाने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स कमेटी ने जांच के बाद यह दावा किया है कि कुछ स्थानों पर रेडिएशन का लेवल सामान्य से ज्यादा मिला है। दावा है कि इस युद्ध में रूस के 1.5 से 2 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और अगर इनमें से ज्यादातर किसी न किसी रूप में रेडिएशन का शिकार हुए हैं तो इनके रूस वापस लौटने पर लाखों परिवार रेडिएशन से बीमार हो सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि जिस प्रकार का रेडिएशन चेर्नोबिल में मौजूद है उसकी आइसोटॉपिक एज ज्यादा नहीं है और उसका असर कुछ दिनों के बाद अपने आप कम होने लगता है।
लेकिन अगर यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री के दावों में सच्चाई है तो भले ही रूस इस युद्ध को देर सवेर जीत ले, लेकिन रूस के जो सैनिक अब रेडिएशन की वजह से भस्मासुर बन चुके हैं, उनसे रूस खुद को कैसे बचाए? पुतिन की परेशानी ये सिर्फ भस्मासुर ही नहीं है, बल्कि रूस और बेलारूस के सैकड़ों सैनिक ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ यूक्रेन के सामने हथियार डाल दिए हैं, बल्कि अब वो यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर पुतिन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। और यूक्रेन की सेना की ऐसी ही एक बटालियन है जिसका नाम है फ्रीडम फॉर रशिया। एक बटालियन में शामिल सैनिकों ने न सिर्फ यूक्रेन को बचाने की शपथ खाई है, बल्कि रूस को पुतिन के पंजे से आजाद कराने का प्रण भी लिया है। रूस के ये विद्रोही सैनिक अब पुतिन के लिए परेशानी की बहुत बड़ी वजह बन गए हैं। क्यों? क्योंकि रूस के इन सैनिकों ने अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और यूक्रेनी सेना की ये टुकड़ी कैसे अब पुतिन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है, ये आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर समझ में आएगा। क्योंकि रूस और बेलारूस के बहुत सारे सैनिकों ने अब पुतिन का साथ छोड़कर यूक्रेन का साथ देने की शपथ खाई है और अब ये सैनिक यूक्रेन के सैनिकों के साथ मिलकर अपने देश रूस को पुतिन की तानाशाही से आजाद कराना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले बेलारूस के विद्रोही सैनिकों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ने की शपथ ले रहे थे। इन सैनिकों ने शपथ खाई थी कि वो यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे और एक दिन अपने देश को राष्ट्रपति लुकाशेंको जैसे तानाशाह से आजाद कराएंगे। इसी तरह रूस के भी सैकड़ों सैनिक और वो लोग जो रूस में पुतिन के अधिनायकवाद से तंग आ चुके हैं, अब यूक्रेन की सेना का हिस्सा बन गए। हाल ही में यूक्रेन में एक बटालियन की स्थापना की गई जिसका नाम है फ्रीडम फॉर रशिया। इस बटालियन में वो रूसी सैनिक शामिल हैं जिन्होंने यूक्रेन के सामने हथियार डाल दिए थे और अब ये लोग यूक्रेन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो रूस में रहकर इस युद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन इनकी आवाज को रूस की सरकार ने दबा दिया। जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी थी, तब मॉस्को की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों ने इस युद्ध का विरोध किया था। उन प्रदर्शनों को तो रूस की सरकार और पुलिस ने ज्यादा पढ़ने नहीं दिया, लेकिन विद्रोह की वो चिंगारी अब यूक्रेन में आग बनकर पुतिन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है और अब इनका सपना है फ्रीडम फॉर रशिया, यानी रूस की आजादी। फ्रीडम फॉर रशिया नाम की बटालियन में शामिल ये सैनिक दावा कर रहे हैं कि वो न सिर्फ यूक्रेन के हक के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि वो पुतिन के पंजे से रूस को आजाद कराने के लिए भी लड़ रहे हैं। यूक्रेन के लिए लड़ रहे इन सैनिकों का दावा है कि उन्हें गुमराह किया गया और उन्हें यूक्रेन में नरसंहार के लिए मजबूर भी किया गया। यूक्रेन में वैसे भी विदेशी लोगों को यूक्रेन की सेना के लिए लड़ने की आजादी है और इसे यूक्रेन की सेना की इंटरनेशनल लीजन कहा जाता है, जिसमें हजारों विदेशी सैनिक शामिल हैं और ये लोग लगातार रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने बुचा, बोडियांका, इरपिन और खार्किव में मची तबाही और नरसंहार के बाद रूस की सेना को छोड़कर यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया। फ्रीडम फॉर रशिया बटालियन के सैनिकों को क्रिप्टो करेंसी के रूप में चंदा मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि इनकी मदद करने वालों की पहचान रूस की सरकार ना कर सके। इसके अलावा टेलीग्राम पर बनाए गए चैनल्स के जरिए भी रूस विरोधी बटालियन की मदद की जा रही है। यूक्रेन की सरकार भी रूस के लोगों को और सैनिकों को प्रोत्साहित कर रही है और इसलिए रूस के जो सैनिक हथियारों समेत सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा इनाम भी दिया जा रहा है। इसी महीने की 2 तारीख को यूक्रेन की संसद ने एक नया कानून पास किया है जिसके मुताबिक कोई भी रूसी सैनिक अगर किसी वारशिप या फिर फाइटर जेट के साथ सरेंडर करता है तो उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। यह रकम भारतीय रुपयों में लगभग 7.5 करोड़ के आसपास बैठती है। इसके पीछे यूक्रेन की मंशा यह है कि न सिर्फ सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि उन्हें यह भी भरोसा दिलाया जाए कि एक न एक दिन
पुतिन के चंगुल से रूस को भी आजाद करा लिया जाएगा। फाइटर जेट और वॉरशिप के साथ सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को 7.5 करोड़ रुपए, तो टैंक के साथ सरेंडर करने वाले सैनिकों को 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 75 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। रूस के जो सैनिक दूसरे छोटे सैन्य उपकरणों के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उन्हें 7 से 8 लाख रुपए देने की पेशकश की गई। इसका असर दिखाई भी दे रहा है और बड़ी संख्या में रूस और बेलारूस के सैनिक न सिर्फ हथियार डाल रहे हैं, बल्कि अपने देशों के खिलाफ हथियार उठा भी रहे हैं। हालांकि विरोध की आवाज रूस में उस तरह से सुनाई नहीं दे रही जैसी यूक्रेन में सुनाई दे रही है। इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि कुछ रूसी सैनिकों को अपने पाले में करके यूक्रेन ये प्रोपेगेंडा करना चाहता है कि रूस के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है, और दूसरी वजह ये है कि रूस में सरकार का विद्रोह करना वाकई आसान काम नहीं है और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा मिल सकती है। हाल ही में रूस में कराए गए एक पोल में 80% लोगों ने पुतिन का समर्थन किया था। रूस के नए सेंसर कानून के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को 15 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। लेकिन यूक्रेन भी येन केन प्रकारेण इस युद्ध को न सिर्फ जीतना चाहता है, बल्कि रूस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करना चाहता है।